नॉर्मेलिटी में कोई डाउट है आप लोगों को? आज से बेसिकली हमारा सॉल्यूशन का मेन पार्ट शुरू होगा। ये सारे तो 11th क्लास के थे। आज से अपने सिलेबस में बेसिकली आपका सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ वगैरह स्टार्ट होगा। याशिका एंड महराज, ये सवाल हो चुका था आप लोगों से, आप लोगों ने होमवर्क किया था या नहीं? अगर आप लोगों ने नहीं किया तो भी बताइए। अर्पित, आर यू देयर? यस सर। ये होमवर्क किया आपने? नहीं सर, किया नहीं। ओके, तो अभी ट्राई करिए। होमवर्क ओके एक सर। ही क्वेश्चन दिया था, आप लोगों को कर लेना चाहिए था अब तक। वेरी बैड हैबिट। याशिका, आपने भी नहीं किया? सर किया है मैंने, आपको आंसर भेज दिया। ओके, अभी जस्ट आपने आंसर भेजा। महराज, उन्हीं भी वाला सवाल किया आपने? नो सर, प्लीज अटेम्प्ट इट। ये होमवर्क था, आप लोग प्लीज होमवर्क तो कर लीजिए। एक सवाल दिया था मैंने। एक मिनट, आप लोग कर लीजिए। याशिका, आपका आंसर 5 है। Are you done with this question? वन 1.02। चलिए मैं चेक करके बताता हूँ आप लोगों को। 4.9 9% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? H2SO4 in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखेंगे अपने को क्या मिला है। यहाँ पे सॉल्यूट का मास 4.9 और इतना वॉल्यूशन है, तो नॉर्मेलिटी निकालना। और नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर डायरेक्ट तो गिवन नहीं है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे अगर देखें तो गिवन मास तो अपने पास 4.9 ग्राम है, बट इक्विवेलेंट मास अपने को नहीं गिवन है। तो इक्विवेलेंट मास H2SO4 का निकालना। तो H2SO4 का अगर इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू आएगा
मोलर मास व्हिच इज 98 अपॉन एक्स, एक्स क्या बताया था, वैलेंस फैक्टर, और H2SO4 का वैलेंस फैक्टर 2 होगा क्योंकि ये 2H प्लस देता है, तो ये 14, ये हटाएंगे तो 10 नीचे आएगा और ये हो जाएगा आपके पास 0.1, ये क्या हो जाएगा 0.1 आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। अब सीधे सीधे यहाँ लिख दीजिए 0.1 ये हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि आप देख रहे हैं 100 है, डिवाइडेड बाई 1000 क्योंकि अपने को चाहिए लीटर में, 0.1 को 1/10 कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 100 अपॉन में क्या हो जाएगा 1000। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1/10 इनटू 1000 अपॉन 100 आ जाएगा। अब इसमें सॉल्व कर लीजिए जरा, 1010 और 1010 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच रहा है अपने पास, वेट, ये तो 1 नॉर्मेलिटी आ रहा है। याशिका, यस सर, मैंने शायद कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी है। तो प्लीज मैच करिए जरा कहाँ मिस्टेक हुआ है। 4.9 ग्राम, तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास H2SO4 का तो 49 ही आएगा ना, यस सर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 0.1 आ जाएगा, यानी 1/10, 1/10 और 100 ml 1000, ठीक है, 1/10 1000 ऊपर जाएगा, 100 यहाँ रहेगा, 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो 1 नॉर्मेलिटी आ जाएगा। ये हो जाए तो बताइएगा आप लोग। डन। नॉर्मेलिटी सर समझ डन। में आया कि नहीं आप लोगों को महराज? वेरी गुड। नॉर्मेलिटी में कोई दिक्कत हो तो बताइए उन्हें। मेरे क्वेश्चन समझा दो फिर से। हाँ, क्या बोला आपने, ये वाला सवाल दोबारा समझाना है? यस सर। ओके, देखिए यूनिट, ये सबने लिख लिया, आप लोगों ने ये सारे लिख लिए? चलिए, तो उन्हें भी यहाँ पे अपने को दे रखा है 4.9% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 का, और अपने को क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालना है, राइट? उन्हें प्लीज टॉक टू मी। यस सर। अब यहाँ पे बस आप जहां भी हाँ और ना बोलते जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, तो उन्हें ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे नॉर्मेलिटी पूछा है, तो नॉर्मेलिटी का आपको फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है या नहीं, ये बताइए पहले, ये पता है आपको? यस। वेरी गुड। अगर ये पता है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए गिवन क्या है। मैंने बताया था जब भी ये गिवन हो तो एक सेंटेंस लिख लीजिएगा, दैट विल बी मच बेटर। तो यहाँ पे अगर आप लिखने चाहते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 4.9 सॉल्यूट जो कि H2SO4 है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको एक चीज दिख गया होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ से मिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसका मतलब एक सेंटेंस में जब लिखा हमने 4.9 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम तो गिवन है। अब अपने को किस पे फोकस करना है कि ये मिल जाए, ये वाला वैल्यू। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, गिवन मास अपॉन ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होता है वैसे, ठीक है। ये क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास, अगर सॉल्यूट का ले रहे हैं सॉल्यूट का, तो गिवन मास ऑफ
सॉल्यूट लिख सकते हैं आप चाहे तो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ये अंडरस्टूड होता है, अपॉन इक्विवेलेंट मास, अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब देखिए सॉल्यूट कौन है भाई, सॉल्यूट ये रहा, आपको साफ दिख रहा है सॉल्यूट ये है, जिसका मास गिवन है 4.9, 4.9 गिवन है या नहीं? उन्हें Yes. अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे क्या है कि इक्विवेलेंट मास की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एक्स होता है, और किसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे हम लोग, H2SO4 का, क्योंकि H2SO4 के बारे में ही पूछा है, तो मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का कितना होता है, 98 होता है, और x कितना होता है आपका, H+2 दिया है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 49। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 49 लिख सकते हैं। H2SO4 का तो इक्विवेलेंट मास वैसे भी मैंने बताया था आपको। Yes. प्लीज स्पीक अप। अब देख लीजिए यहाँ पे बस सॉल्व कर लीजिए सिंपल। अब कैसे सॉल्व करना है, इस डेसिमल को हटाइएगा तो यहाँ पे 10 आएगा, 49 से 49 कैंसिल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 1/10। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको मिल गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू 1/10, तो ये सीधे सीधे यहाँ लगा देंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है ही अपने पास, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1/10, 100 ml जिसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे, 1/10 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 नॉर्मेलिटी हो जाएगा या नहीं, या फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब समझ में आया? Yes, sir. डन। अब इसे लिख लीजिए और होते ही बता दीजिएगा, फिर नया टॉपिक शुरू कर देते हैं हम लोग। हो गया? सर इस तरह स्क्रॉल अप कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, नीचे गिरना या ऊपर? स्क्रॉल अप सर ऊपर का देख सकता हूँ। इधर, ठीक है। यस ओके, हो गया आप लोगों का? Yes, sir. चलिए, तो चलिए, जुनेब एंड महराज हो गया आप लोगों का भी? Yes, sir. ओके, तो चलिए अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। बेसिकली ये होता है सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, धीरे धीरे हम चैप्टर में चले जाएंगे, हेनरीज लॉ वगैरह पे आएंगे। तो जब अपन लोग सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व होना ही सॉल्युबिलिटी कहते हैं। एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मतलब कि ये
कि सॉल्वेंट जो है वो स्पेसिफिक है, आपके पास 1 लीटर ऑफ वाटर आ गया, अब उसमें जितना ज्यादा शुगर ऐड हो सकता है, डिजोल्व हो सकता है, ऐड तो अपने ऊपर है, आप 10 kg ऐड कर दे, चाहे वो डिजोल्व हो या ना हो, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर दैट इज डिजोल्व इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो मैं सिंपल से यहाँ पे डेफिनेशन इसका लिखने जा रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ और द मैक्सिमम, साथ में आप लोग भी लिखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute dissolve in a specified amount of solvent at constant temperature, temperature काफी important होता है इसमें, at constant temperature is called solubility. So basically एक specified amount of solvent में हम जितना maximum amount of solute को ऐड करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं solubility, provided the temperature should be constant. अगर temperature increase decrease करेंगे तो ये काफी affect करेगा. Is that clear? ये बात समझ में आया? आप लोग बोलते ही नहीं है. Excuse me, sir. Yes. Sir, what is the significance of constant temperature here? ओके अभी मैं टेम्परेचर पे भी रिलेट करके बताऊंगा आपको कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही करके बताएंगे हम लोग, ठीक है, अभी जब फैक्टर्स की बात करेंगे. Okay. ओके तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल होता क्या है. तो मैंने पहले भी बोला होगा कभी कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये वाला इसका प्रिंसिपल होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड, याद है कुछ पोलर और नॉन पोलर? बताइए. पोलर और नॉन पोलर नहीं पता है तो भी बताइए, पता है तो भी बताइए प्लीज. नहीं सर, याद नहीं. देखिए पोलर का मतलब क्या होता है, जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या आ गया, H2O आपने ले लिया, और H2O का अगर देखेंगे तो H2O में क्या हो जाता है, ये आपके पास H2O में हो जाता है, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, ये भी डेल्टा पॉजिटिव होता है, तो ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा नेगेटिव. अब ये साइन कहाँ से आया, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव. ऑक्सीजन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, ये पता है कि नहीं महराज? Yes, sir. ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपने तरफ डिस्प्लेस करता है, खींचता है, जिसकी वजह से डेल्टा नेगेटिव आता है. इन द सेम वे इधर से भी खींचेगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है. पूरा गेन करेगा तो पूरा चार्ज आएगा, और जरा सा इधर उधर होगा तो जरा सा चार्ज आएगा. तो डेल्टा नेगेटिव का मतलब स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यानी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस किया है. तो ये एक चार्ज मॉलिक्यूल होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलर. ठीक है, अब यहाँ NaCl ले लीजिए, तो NaCl में क्या होता है, Na+Cl-, इसमें भी चार्ज दिख रहा है, तो ये भी क्या होगा, पोलर. ठीक है, तो एक बात, ये सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल काफी आसान होता है. ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि पोलर सॉल्यूट, जैसे मान लीजिए ये क्या है, सॉल्ट है, तो ये बेसिकली सॉल्ट है, और ये सॉल्यूट की तरह जनरली यूज करते हैं हम लोग. ठीक है, NaCl को वाटर में डालते हैं. पोलर सॉल्यूट, चूंकि ये पोलर है, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्वेबल होता है. नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्वेबल होता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए CCl4 ले लिया आपने, तो CCl4 में क्या होता है कि ये म्यू 0 हो जाता है. ठीक है, और बेंजीन ले लिया हमने, तो बेंजीन का भी म्यू जो होता है C6H6, म्यू का मतलब यही हो गया कि डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी बताता है बेसिकली, ये भी 0 होता है. तो ये एक दूसरे में क्या होता है, डिसॉल्वेबल होते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं. तो सिंपल सी बात है जो आपने पढ़ा है, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. इसमें क्या होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब अगर पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्वेबल होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्वेबल होगा, डिसॉल्व होगा, सॉल्यूबल होगा. ये बात समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. नीब, महराज एंड याशिका. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. तो चैप्टर अब शुरू हुआ है आप लोगों का, बाकी वो न्यूमेरिकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म.
सर एक बार इसकी स्टेटमेंट लिखवा दें। किसकी स्टेटमेंट? सर सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल की। हाँ देखिए, एक तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये इनफ है, ठीक है। अगर इससे आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोलर सॉल्यूट, यही कह रहे हैं ना, डिसॉल्व्स यस सर, ये पोलर सॉल्व, राइट। यस सर। एंड नॉन पोलर सॉल्यूट जनरली ऐसा होता है, नॉन पोलर सॉल्यूट dissolves in non-polar solid. सर डन। Done everyone. Unib, Chika, Mehraj. Just a minute. ओके ओके मेहराज, हो जाए तो बता दीजिएगा मेहराज। Yes, sir. Thank you. ओके, चलिए तो यहाँ पे एक टॉपिक डालिएगा, फैक्टर्स ऑन विच solubility depends. फैक्टर्स ऑन विच solubility depends, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जैसे कि अपने को पता है कि अगर सॉल्यूट पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, और सॉल्यूट नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। सेकंड आ जाएगा आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। अब ये कैसे करेगा इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड की बात करें तो ये प्रेशर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर है जिसको एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग दोबारा, ठीक है। तो पहले ये लिख लीजिए, फिर डिस्कशन पे चलेंगे हम लोग। तो पहले वाला तो क्लियर ही हो चुका है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसका मतलब यस क्या सर। हो गया, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये तो क्लियर ही कर चुका हूं। हम लोग टेम्परेचर से करेंगे, ठीक है। ये तीनों पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने, याशिका? यस सर, लिखिए। Yes, sir. ओके, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करेगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब ये इफेक्ट जो है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की जब बात करते हैं हम लोग, तो ये कैसे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो द प्रोसेस इज वेदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इफ डिसॉल्यूशन, जैसे हमने एक सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्यूशन डाला, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, अगर ये एक्सोथर्मिक हुआ, एक्सोथर्मिक, देन, तो मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहता हूँ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा। अगर प्रोसेस सर एक्सोथर्मिक है, जिसमें हीट जनरेट होती है सर, वो हीट जनरेट होती है, मतलब हीट इवॉल्व होती है, यानी यस। उस प्रोसेस में, उस प्रोसेस में ऑलरेडी इतना हीट होता है कि सिस्टम से हीट बाहर निकलना चाहता है ताकि वो खुद स्टेबल हो। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं महराज? यस मुनीब, सर। Yes, sir. याशिका?
तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। तो अगर इस प्रोसेस में जैसे मान लीजिए एक सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट में आपने क्या किया, सॉल्यूट मिलाया, जैसे सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट मिलाया है वैसे ही ये क्या हो जाएगा कि इसमें से हीट निकलने लगेगा। और इस टाइम पे अगर आप इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट मतलब टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्या इसको टेम्परेचर चाहिए? टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि हीट एनर्जी दे रहे हैं आप। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनडायरेक्टली हीट की एनर्जी तो Yes, देते sir. हैं Yes, उसे, sir. ठीक है। तो और इस सॉल्यूट को जैसे आपने सॉल्वेंट में मिलाया, प्रोसेस ऐसा हुआ कि इसे हीट नहीं चाहिए, ये हीट बाहर निकाल रहा है खुद को स्टेबिलिटी के लिए, खुद को सॉल्यूबल करने के लिए, एक दूसरे से सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्यूबल हो जाए, इसके लिए हीट बाहर निकाल रहा है। और आपने क्या किया कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर राइज करेंगे तो क्या ये सॉल्यूबल होगा या नहीं? नहीं होगा सर. वेरी गुड। उन्नीब, आपको क्या लगता है? जो जिसको जैसा लगे वैसा जवाब देंगे, ठीक है। याशिका, महराज, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो भी बताए प्लीज। मुनीब, Yes, sir. क्या लगता है अगर टेम्परेचर इस टाइम पे, अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि डेल्टा एच यहाँ से रिलीज करेगा, मतलब हीट रिलीज करेगा। अगर हीट रिलीज कर रहा है और उस टाइम पे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो क्या होगा? ये सॉल्यूबल ज्यादा होगा या कम होगा? सॉल्यूबल होगा या नहीं, ये बताइए। सर सॉल्यूट जो है सॉलिड है या फिर गैस? सॉलिड है जस्ट सपोज। सर तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी? इधर ध्यान दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, जो दिमाग में है वो बोलना जरूरी है आपको। ये अच्छी बात है कि जो दिमाग में है आपने बोला, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। याशिका, आर यू देयर? आपको क्या लग रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? क्या बोला आपने? सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए. कम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे उन्हीं कि यहाँ पे आपने जैसे डाला, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट डाला और ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्वेंट था, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ से हीट रिलीज करेगा, हीट बाहर निकालेगा। यानी ये खुद क्या होना चाहता है? कूल होना चाहता है। कूल होना चाहता है तभी तो हीट बाहर निकाल रहा है उन्हीं। यस सर. और ये एक दूसरे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जाहिर सी बात है एक दूसरे से कंबाइन हो रहा है, सॉल्यूबल हो रहा है, तो हीट रिलीज कर रहा है, हीट निकाल रहा है। और उस टाइम पे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज ही होगी ना, क्योंकि इसे हीट चाहिए नहीं, ये मिलने के बाद खुद ही हीट रिलीज कर रहा है। और उस टाइम पे आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया यानी हीट दिया, तो ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अगर आपने टेम्परेचर कूल कर दिया, जो कि ये चाहता है, ये प्रोसेस क्या चाहता है? हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, दैट मीन्स ये खुद कूल होना चाहता है, एनर्जी कम चाहिए इसे, ठीक है। और उस टाइम पे कूल कर दिया आपने तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर उन्नीब? यस सर. अब देखिए दूसरे वाले से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, सर ठीक एक है। बार दूसरे ऊपर कर पॉइंट, देना, आपने कुछ लिखा है? जी जी अभी मैं कर रहा हूँ, पहले ये भी समझा दो। इफ प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, ठीक है, इफ प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, उन्हीं आप ये बताइए कि एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? इसे हीट एनर्जी चाहिए। एंडोथर्मिक मीन्स क्या होता है महराज? सर याशिका, सर जो हीट अब्सॉर्ब करे. जिसे हीट चाहिए, जो हीट ले, एब्जॉर्ब करे। इफ प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड किया आपने, तो यहाँ पे कैसा जरूरत है? ये सॉल्यूबल नहीं है जब तक इसे हीट नहीं मिल रहा है। और उस टाइम पे अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, यानी हीट उसे देना शुरू कर दिया, तो उसके फेवर में कर दिया, ठीक है, देन, तो देन विद rise in temperature, with rise in temperature, solubility increases
यस और नो? एंडोथर्मिक में क्या होता है, उसे हीट चाहिए, ठीक है, और हीट अगर चाहिए और उस टाइम पे आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उसके फेवर में काम कर दिया, और फेवर में काम कर दिया आपने तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। जबकि टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे यानी हीट एनर्जी उसको ज्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है, और उसको हीट एनर्जी चाहिए तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। बट अगर विद राइज इन टेम्परेचर एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। मेराज याशिका उन्हें सर आपकी आवाज लैग कर रही है। अर्पित नहीं है क्या? याशिका सर अब ठीक है। ओके, ये समझ में आया। महराज, उनेब, अर्पित, यस सर क्लियर। ओके आगे बढ़े। ये अच्छा, हाँ किसी ने बोला तो स्लाइड अप करने के लिए, चलिए तो उनीब ये लिख लीजिए आप एंड लेट मी नो। हो गया आप लोगों का? याशिका, आप लोग बोलते नहीं है। अर्पित, उनेब, हाँ सर हो गया। वेरी गुड। अर्पित आप ही बोलते हैं। महराज हो गया आप लोगों का? स्लाइड चेंज करूं भाई या और लिखेंगे आप लोग उसी को? नहीं सर वो चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो थर्ड फोर्थ पॉइंट था, हाँ थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर में बेसिकली यहाँ पे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं क्योंकि सॉलिड होता है, कंप्रेस्ड होता है, और लिक्विड भी ऑलमोस्ट ऑलरेडी कंप्रेस्ड होता है। तो उसके बारे में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑन solubility of solid, no effect of solubility on of solid in liquids। सॉलिड को लिक्विड में जब डिसॉल्व करेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड रहता, बिकॉज solids are highly compressible, compressed, already compressed liquid, already compressed। ये लिख लीजिए। सर आप एक्सप्लेन कर दोगे पॉइंट? यस यस, ये वाले पॉइंट में क्या है कि एक बात बताइए,
सॉलिड जो है, सॉलिड सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ शुगर एंड, और ये जो है आपका लिक्विड, ये वाटर. ठीक है, तो अगर वाटर में शुगर डालते हैं और यहाँ पे आपने प्रेशर लगाना शुरू किया, तो बेसिकली हमें क्या करना है, सॉल्युबिलिटी देखना है. ठीक है, तो सॉलिड जो है जाके सॉल्यूबल हो जाए वाटर में, यही तो चाहते हैं हम लोग. अर्पित, Yes, sir. बट यहाँ पे जो प्रेशर लगाएंगे वो तो वाटर पे लगेगा, और सॉलिड की जब बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉलिड ऑलरेडी हाईली कंप्रेस्ड होगा कि नहीं. Yes, sir. सॉलिड, सॉलिड जो कंप्रेसिबल होता है, सबसे ज्यादा गैस होता है, फिर लिक्विड होता है, सबसे कम कौन होता है, सॉलिड होता है, क्योंकि वो हाईली कंप्रेस्ड होता है. तो Yes, इसका ऑलमोस्ट कोई इफेक्ट नहीं होता सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का, क्योंकि सॉलिड्स आर ऑलरेडी कंप्रेस्ड. इज दैट क्लियर? yes, yes, sir. Clear. चलिए, अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर में पहला वाला पॉइंट तो मैंने लिखा है सॉलिड इन लिक्विड के लिए. ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड का मतलब यही हो गया कि जो आपका सॉल्यूट है वो सॉलिड है और ये लिक्विड है. अब होता है Sir, आपकी आवाज फिर नहीं आ रही. कंप्रेसिबल होता है. यहाँ पे देखिए, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या अभी भी? सर अब ठीक होगी सर, बीच में जा रही है, बीच में आ रही है. अच्छा ठीक है, बोल दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में एक पॉइंट लिखवाता हूँ, फिर मैं इसको ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस. नेचर ऑफ गैस, गैस के नेचर पे डिपेंड करता है. एग्जांपल ले लेंगे हम लोग कि जैसे NH3 हो गया एंड HCl जो हो गया, बेसिकली आर हाईली सॉल्युबल देन O2, N2 एंड हीलियम. तो बेसिकली अगर हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, तो NH3 और HCl जो होते हैं वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू O2, N2 एंड H. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका NH3 एक पोलर हो जाएगा, ये भी पोलर हो जाएगा, और वाटर भी पोलर हो जाएगा. या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जिसकी वजह से ये इजिली सॉल्युबल होगा, लेकिन ये वाला सॉल्युबल नहीं हो पाएगा. ठीक है, ये समझ में आया? Yes. यस. वेरी गुड. तो चलिए इसे लिख लीजिए. ये हो जाए तो बता दीजिएगा. सर डन. ओके, अब यहाँ पे एक सवाल पूछता है कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए जो वो इजिली मतलब कंफर्टेबली रह लेते हैं वाटर में, सर वो एक कोल्ड. थोड़ा ओके ओके, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो कोल्ड वाटर में कंफर्टेबली रहते हैं एज कंपेयर टू हॉट वाटर. क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये सवाल बोर्ड में काफी बार पूछ चुका है, तो कोई जवाब दे सकता है इस बात का? एनीवन? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं. चलिए, नहीं भी ये हो जाए तो बता दीजिएगा प्लीज. 5 और हो गए. ओके,
तो एक बात देखिए कि बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर में होते हैं और वाटर में ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, ठीक है, सॉल्यूबल होता है, जिसकी वजह से वो ब्रीथ कर पाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ले पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, उस लिक्विड में डिसोल्यूशन होता है जो गैस इन लिक्विड का, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। वो कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब एक बात बताइए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या ये गैस लिक्विड में अच्छे से सॉल्यूबल हो पाएगा या नहीं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगा कि नहीं? Yes, sir. और सॉल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगा यानी ऑक्सीजन वगैरह अच्छे से सॉल्यूबल नहीं होगा, तो जो आपके फिश और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें ब्रीदिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा या नहीं? Sir, उनको दिक्कत आएगी. दिक्कत आ जाएगी। और वही मान लीजिए ये तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अब वहां पे कोल्ड टेम्परेचर है, कोल्ड है, ठीक है, विंटर है, ठंडी है, तो टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी काफी हाई होगी कि नहीं? और सॉल्युबिलिटी हाई होगी तो आपका जो गैस है, जो ऑक्सीजन वगैरह है, वो अच्छे से सॉल्युबल है, तो अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग? मुनीब, याशिका? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो यहाँ से मैं लिख dissolution of gas in liquid is an exothermic process and write a point. As temperature increases, solubility decreases. Solubility decreases. Aquatic animals are more comfortable in cold water than hot water. और ये ऐसे भी सवाल जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कंफर्टेबली नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू विंटर, तो वो भी इसी वजह से होता है, समर में टेम्परेचर हाई होता है और जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो सॉल्युबिलिटी अच्छे से हो नहीं पाती है गैस इन लिक्विड में, जबकि विंटर में इजीली सॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, टेम्परेचर लेस होगा तो सॉल्युबिलिटी हाई होगी। ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. वेरी गुड। डन एवरीवन? Yes, sir. सबका हो गया? याशिका, Yes, sir. मुनीब, महराज? Yes, sir. अब देखिए
चलिए, इसमें किसी को डाउट है कुछ? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग, जो कि अपना है हेनरीज लॉ। अब ये हेनरीज लॉ क्या कहता है, काफी आसान है। सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, according to Henry's law, solubility is directly proportional to solubility is directly proportional to partial pressure of that gas above liquid surface। तो देखिए, हेनरीज ने क्या बोला था, हेनरीज ने बेसिकली गैस इन लिक्विड की बात की थी। सबसे पहले अभी लिखना बंद कर दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। हेनरीज ने बात की थी गैस इन लिक्विड की, और सॉल्युबिलिटी को बेसिकली कैसे इन्होंने डिफाइन किया था। तो सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट है, बहुत सारे तरीकों से लिया जा सकता है, जैसे ग्राम पर लीटर। जैसे मान लीजिए 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट, या फिर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हेनरीज ने जो लिया था, वो लिया था मोल फ्रैक्शन। सॉल्युबिलिटी को, सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट लिया था इन्होंने, किस टर्म में लिया था, तो वो लिया था इन्होंने मोल फ्रैक्शन के टर्म में। अब देखिए, मैं इस स्टेटमेंट को आप लोगों से बताता हूँ होता क्या है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस। जो भी सॉल्युबिलिटी है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो आपका गैस होगा, ठीक है, गैस किसके सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस directly proportional to partial pressure of gas above liquid surface, above liquid surface। और ऐसे उल्ट लिखना, still proportional to surface। और ऐसे उल्ट, solubility gas is directly proportional to solubility of gas। Am I audible to all of you? Yashika, Uneeb, Arpit, am I audible to all of you? Uneeb, are you there? Yes, sir. तो यहाँ पे देखिए, आपने कोल्ड ड्रिंक पिए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, बहुत ही आसान है समझना। ये आपको जस्ट सपोज, ये आपके पेप्सी का बॉटल, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से जैसे आप लोग इसे खोलते हैं, तो एक फर्स्ट आवाज आता है, इधर से गैस निकलता है कि नहीं। ये पूरा कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका गैस, यहाँ होता है कि नहीं गैस, जैसे निकालेंगे फर्स्ट से आवाज आएगा और ये गैस निकलता है। तो बेसिकली यही बोला गया है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ गैस। यहाँ पे जो भी गैस है आपका, ये जो प्रेशर लगाएगा इस लिक्विड सरफेस पे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगा, उतना ज्यादा सॉल्यूबल होगा। तो बेसिकली यहाँ पे पार्शियल प्रेशर को पी ले लेता हूं मैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को मैंने बोला था आपको किस में लेना है, मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तो मोल फ्रैक्शन ले लेंगे, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मैंने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, KH ले लेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी, हेनरीज कांस्टेंट। ये KH जो है आपका क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। प्लीज राइट इट। दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इसे, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले इसे लिखिए।
हो जाए तो बता दीजिएगा आप लोग। हो गया। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे देखिए देखो कि ये होता क्या है। तो हेनरीज लॉ ने क्या कहा कि जो भी गैस है, ठीक है, जो सॉल्यूबल होना चाहता है लिक्विड में, उस वो जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पार्शियल प्रेशर दैट गैस व्हिच वांट्स टू बी सॉल्युबल इन द लिक्विड, which is applying a partial pressure will be directly proportional। कहने का मतलब ये है कि solubility of gas proportional होगा partial pressure of that gas applying on the liquid surface। ठीक है, तो यही सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखा हूं मैं कि solubility of gas is directly proportional to partial pressure of gas above liquid surface, और इसको उल्टा करके लिख दें partial pressure of gas above liquid surface directly proportional to solubility of gas P directly proportional to, ये zeta है, ये क्या है मोल फ्रैक्शन लिख लीजिएगा, ये नहीं कि ये x लिख लिया, ये P क्या है पार्शियल प्रेशर। और मैंने आपसे बताया कि ये जो सॉल्युबिलिटी है उसको किस टर्म में रखा गया है, मोल फ्रैक्शन के टर्म में। किस टर्म में रखा गया है, मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तो ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, और के जो है वो हेनरीज कांस्टेंट लिख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे एक ग्राफ की सर बात उसकी करते वैल्यू हैं क्या हम होती है? लोग, वो अलग अलग होगी, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए गिवन होगा। ठीक है अर्पित। अब यहाँ Yes, पे sir. आपके पास, यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ दे देते हैं। जैसे ये जो होता है गैस इन लिक्विड, मतलब ये दे दिया आपके पास सॉल्युबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन दे दिया, और ये पार्शियल प्रेशर दे दिया। तो इसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो जाहिर सी बात है अपने को पता है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेटा, तो ये सीधा सीधा ग्राफ आएगा कि नहीं, बताइए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो Yes, sir. ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो के एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई एक्स होगा या नहीं, यस और नो, अभी कोई नहीं लिखेगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है ये। के एच इज इक्वल टू P बाई एक्स लिख सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन लिख सकता हूँ ना। Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा, ये क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा होता है कि नहीं। Yes, sir. अगर यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई कर दूं मैं, टेन थीटा अप्लाई कर दूं मैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दिस हाइट यानी पार्शियल प्रेशर P अपॉन बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना टेन थीटा इज इक्वल टू, ये Yes, sir. याद है या नहीं। अरे फिजिक्स में तो यूज आता होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, Yes, टेन sir. थीटा याद इज इक्वल टू, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर प्रेशर, प्रेशर और बेस क्या आएगा, बेस आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन, यानी जो स्लोप है टेन थीटा है, और टेन थीटा स्लोप ऑफ पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड गिव्स हेनरीज कांस्टेंट के एच देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, जब स्लोप आपने निकाला टेन थीटा तो P बाई एक्स आ रहा है, और इस फॉर्मूले से के एच का वैल्यू P बाई एक्स आ रहा है, तो P बाई एक्स ये वाला जो होगा वो के एच के बराबर होगा कि नहीं। ध्यान से देख लीजिए, इस फॉर्मूले से मैंने के एच का वैल्यू निकाला, P बाई एक्स आया, इस ग्राफ से मैंने स्लोप का वैल्यू निकाला, P बाई एक्स आया, यानी जो ये ग्राफ है उसका जो आपका स्लोप होगा वो हेनरीज कांस्टेंट देगा। इज दैट क्लियर एवरीवन। Yes, sir.
Please write it. हो गया आप लोगों का? डन. हो जाए तो बताइएगा. डन. जस्ट वेरी गुड. टू 93 कैल ऑफ एंड और आप लोग डायरेक्ट हाउ मेनी
moles of error. Is अगर नहीं आता है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ये सवाल हो जाएगा आप लोगों से या मैं बताऊं? उन्हें याशिका, बताइए आप लोग. याशिका, हो जाएगा ये सवाल? सर ट्राई कर. Okay, let me know if you are unable to solve it.
मुनीब आपसे हो जाएगा? यस सर। ओके, मैं एक्सप्लेन करूं या आप सॉल्व कर रहे हैं? चलिए याशिका मैं बताता हूँ, जरा ध्यान दीजिए इधर। N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin. That means water है उसके ऊपर N2 jar bubble होने. How many moles would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exert a partial pressure 0.7987 bar दे रखा है. Given that Henry's constant for N2 at this is इतना किलो बार. तो यहाँ पे सिंपल है कि आपको पता है कि P इज इक्वल टू के एच इंटू जेटा होता है, जो कि मोल फ्रैक्शन होता है, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी गिवन है और ये भी गिवन है। तो यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपके पास P अपॉन के एच। अब P जो है वो कितना है वो आप लोगों को दिख रहा है, ये नाइट्रोजन की बात कर रहा है, जो कि आपके क्या है 0.987 बार है, और ये नीचे वाला किलो बार है। तो किलो बार को बार में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इट विल बी 7648। अब ये बार बार कैंसिल हो जाएगा और इसको डिवाइड करिएगा तो ऑलमोस्ट 1.29 और 1.3 इंटू 10 raised to the minus बार से बार, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा, और मोल फ्रैक्शन का वैसे भी कोई यूनिट नहीं होता है। अब जरा देखिए अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आ गया। तो मोल फ्रैक्शन जो है वो N2 का आया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, और ये किस में डिसॉल्व किया जा रहा है? 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर रहा है, यानी दूसरा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो H2O लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 तो निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है, तो हम लोगों को गिवन होना चाहिए तभी तो आपका N2 निकलेगा। तो यहाँ पे 1 लीटर ऑफ वाटर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ, ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ H2O जो 1 लीटर यानी 1000 होता है ना, वो अपने को पता होता है 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है और वॉल्यूम 1000 ml है, क्योंकि 1 लीटर दे रखा था। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसे सॉल्व कर दीजिए, ml से ml कैंसिल, तो जो मास आ जाएगा 1000 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ से इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकल सकता है। अब कैसे निकलेगा आप खुद ही देख लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 1000, मोलर मास 18, इसको डिवाइड करिएगा आपको पता चलेगा 55.5 मोल्स आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट गिवन है, ये निकल गया और ये निकालना अपने को, ठीक है। तो ये और क्या रखें हम लोग, 1.29 अपने ध्यान में रख, ये नीचे लॉ जाएंगे तो जो गैस का होगा ना वो इस कर देंगे, नीचे वाले कर देंगे, काफी कम होगा। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 होगा ना वो वेरी 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 लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हो। इसे नेग्लेक्ट कर, नंबर में एक छोटा सा, बहुत ही छोटा नंबर ऐड करिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस अब यहाँ पे लगा लीजिए आप कि ये 1.29 है इंटू 10 raised to the power -5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। अब तो निकल जाएगा, और नीचे 55.5, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू 1.29 इंटू 55.5 इंटू 10 raised to the power -5। चलिए अब मुझे लगता है ये आप लोग इजी, चलिए ऊपर कर दो स्लाइड। क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे आप लोग। यस सर। चलिए तो इस सॉल्यूशन को लिखिए।
डन। हो गया? हो Yes. जाए तो बताइएगा आपको। नीव आपका हो गया? याशिका आपका हो जाए तो भी बताइएगा। Aniv, is it done? नीव हो गया? यस सर। ओके, चलिए तो एक सवाल देता हूँ आसान सा। ये पूरा लिख लिया है ना आपने, या अभी बचा हुआ है? मुनीब प्लीज स्पीक अप। आशिका, आर यू डन विद दिस? आशिका? Yes, sir. ओके। कैलकुलेट mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass carbon tetrachloride. मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना अपने को, और 30% बाई मास है बेंजीन, जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड।
ये सवाल हो जाएगा याशिका। Yes, sir. वेरी गुड। उनीब। मेराज ये सवाल हो जाएगा या नहीं? उनीब आप लोग भी बोलिए प्लीज। यस सर। यस ओके सर। बस यस सर। ठीक है, जल्दी बता दीजिए आंसर मुझे। एनी आंसर? चलिए मैं बताता हूँ। जो सॉल्यूशन है अपना वो कितना होगा? 100% होगा। ठीक है। इसमें दे रखा है कि 30% बाई मास, यानी वेट बाई वेट की बात कर रहा है। बाई मास मतलब क्या है? 30% वेट बाई वेट क्या है? तो 7% बाई मास CL4 ये कैमोल फ्रैक्शन का क्लोराइड। इस बात को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि बेंजीन जो है वो 30% बाई मास है, तो 70% क्या होगा? CCl4 होगा। तो 30% बाई मास, ये 30 ग्राम हो गया और ये 70 ग्राम हो गया। तो क्या आप लोग इसका नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते हैं? यहाँ मोल फ्रैक्शन बेंजीन का पूछा है, C6H6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये गिवन मास है, मोलर मास C6H6 निकाल लीजिए इसका। ये गिवन मास है, मोलर मास CCl4 का निकाल लीजिए। ये बात समझ में आया आप लोगों को? याशिका 0.45 है, चेक कर लीजिएगा याशिका। Yes, sir. महराज एंड उन्हें भी ये समझ में आया आप लोगों को? आगे कर सकते हैं या नहीं? सर अभी लिख। ओके लिख लीजिए, देन लेट मी नो।